इस बार का आपने सीटेट का रिजल्ट देखा होगा और आप अनुमान लगा लिए होंगे कि सीटेट का पेपर जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान पेपर नहीं होता है। विगत कुछ वर्षों से ऑफलाइन मोड को छोड़कर ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा था, तो जो रेशियो था वो कुछ हद तक सुधर रहा था। परंतु जब इस बार का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया वो ऑफलाइन मोड में आयोजित हुआ था और ऑफलाइन मोड में तो पहले से भी बदतर रेशियो रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अति व्यस्तता के बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था। आगे ऐसा नहीं हो इसका मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा और नियमित आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए सुझाव दूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे उस सुझाव को पालन करेंगे। देखिए, सीटेट के फील्ड में बहुत सारे टीचर आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, सबके पास कंसेप्ट क्लियर कराने का तरीका है। आपको जिनके पास आपको समझ आती है या जिनके बात को आप समझ पा रहे हैं, आप उनसे पढ़ रहे हैं, उनका वीडियो देख रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको कोई शिक्षक कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं करा सकता है जब तक आप अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे और उस रणनीति पर आप अमल नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि आप लोग शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स में नामांकन भी करवा लेते हैं, उसको बड़ी शिद्दत के साथ करते भी हैं, उसके सारे जो क्रियाकलाप हैं, एससीपी है, लेसन प्लान है, टीएलएम है, सभी पर आप ध्यान देते हैं। ये हकीकत है, आपको ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति अब बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही है। पहले सीटेट में क्वालिफाई और आपके बिहार जैसे राज्यों में नियोजन इकाइयाँ काम करती थी, जिसमें आप अच्छे नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य था, जहां आपकी मेरिट बन सके। अब वो परिस्थितियां बदल रही है, अब एग्ज़ाम लेकर शिक्षक का चयन किया जा रहा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली की गई थी, उसका एग्ज़ाम कराया गया था। उसे क्वेश्चन को भी आपने देखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखने का आप समझ गए होंगे कि जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे थे वो बड़ी माफ़ी के साथ आपसे बोल रहे थे कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया प्रश्न नहीं आया। लेकिन हाँ, आप बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्होंने क्योंकि उनका बेसिक जो कंसेप्ट था वो क्लियर था। शिक्षक का जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं भी आने के बावजूद उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के कारण उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। इसीलिए आपको कोई भी चीज़ जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो आपका सबसे पहला और प्राथमिक दायित्व बनता है कि आप अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, ताकि जब भी क्वेश्चन अगर आपको घुमाने का प्रयास करे तो आप घूमने के बजाय उसके सही उत्तर पर पहुँच सके। दूसरी बात क्या है कि आपको अब शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी करनी होगी। अपना नोट्स बनाना होगा, अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने होंगे, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। और ये फिर आपको कोशिश करनी होगी कि वही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट जो आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं किसी दूसरे ईयर का, तो उसमें अगर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तभी आप जाकर अच्छे नंबरों के साथ सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई करेंगे। यदि आप किसी शिक्षक का महामैराथन देखने के लिए बैठे हैं, उनको तो व्यू मिल जाएगा, वो अच्छे टीचर हैं, नाम है उनका, उनको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा, पर आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सीटेट की तैयारी आप पहले से ही करें, पेपर बदलते पैटर्न के हिसाब से करें, अपने आप को अपडेट रखें। एक और दूसरी बात ये भी है कि आप सीटेट की तैयारी करने के साथ साथ अपने ज्ञान को बाहरी ज्ञान से भी जोड़ें, कुछ बाहरी चीज़ों को भी पढ़ें, एनसीईआरटी के पैटर्न को पढ़ें, ताकि आपका दो काम आ जाए। एक, या तो आपके जिस राज्य के आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आ जाए, और दूसरा सीटेट भी के पेपर भी आपका क्लियर हो जाए। इसी कड़ी में मैंने आपको वही क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए थे। मैथ के चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको बार बार देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आप लोग 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। आपका जो आप बिना मतलब का, जब आप इसका मतलब इससे अच्छा कि आप मत देखिए।
मत लाइक कीजिए, मत शेयर कीजिए, मत आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको अपना भविष्य का निर्धारण करना है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको आप अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट रखिए और स्क्रीनशॉट का फिर आप सवाल को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन भारी नहीं आता है, आपको क्या है ना कि आपको बता दिया गया है कि सीटेट का हवा मत क्रिएट कीजिए। जब आप पहले से ही तैयारी करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना एग्जाम के दौरान नहीं करने को पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आज के 30 चुनिंदा क्वेश्चन के साथ और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन। 32 bananas were distributed equally among 6 monkeys. How many bananas will be left? और इसी क्वेश्चन को जब आप हिंदी में देखेंगे तो सवाल सिंपल सा सवाल है, कुछ करने का जरूरत इसमें है ही नहीं। सवाल है 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। देखिए, जब आपके पास केले की संख्या 6 और केले टोटल 32, डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30, रिमेन बचेगा आपको 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पूछ रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि कितने केले शेष रह जाएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 केले शेष रह जाएंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों के पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझिए, क्या कर रहा है। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को, 2 अंकों की कोई किसी संख्या, मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या आपको 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों के पलटने से प्राप्त होती है। अब देखिए, अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या जो 14 था, 14 था, जब उसको पलट दिए तो 41 हो गया। जब इसको जोड़ते हैं तो 415, तो पलटने से जो प्राप्त होती है योगफल को, तो किससे विभाजित होगी। तो आप जानते हैं कि 2 में 5, लास्ट में 5 है, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। तो इसमें तो 2, 4, 6, 8 और 0 तो है नहीं, तो ये 2 से नहीं होगा। 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का कुल जोड़ 3 से विभाजित होता है। 5, 5, 8 होता है और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा 7, 7 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट 2 डिजिट कटते हों, तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है, 22 है, इसको जब चेंज करेंगे तो ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 44। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं 15, ठीक है, 15 और 51 को जब हम पलटेंगे तो हो जाएगा 51, 516, 516 और 66 टेबल 11 में आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल को खुद भी सॉल्व कीजिए, देखिए सवाल पूछ क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 है। ठीक है, 50 है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष रह जाएगी। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पे गई। ठीक है, उनकी माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट और 50 के 1 नोट दिए। 100 के 3 नोट दिए, इसका मतलब है कि उनके पास 300 हो गए। ठीक, 50 का 1 नोट दिया तो इधर हो गया 50। यदि उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, पहले आपके पास कुल कितने अमाउंट हो गए, तो आपके पास कुल अमाउंट हो गए 350। ठीक है, कोई दिक्कत। आप पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा,
फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। देखिए अब सवाल को समझिए। अब हमारे पास कुल कितने अमाउंट है? मेरे पास कुल अमाउंट है 350। ठीक ठीक, क्या खर्चा कहाँ हो रहा है? 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल। भाई 20 रुपये बोतल है, 4 बोतल लिए तो कुल कितने हो गए? 80। इसमें से 80 माइनस कर दीजिए, बचे 0, 7, 270। आदमी की संख्या कितनी है? 3। डिवाइड कर दीजिए तो 3 9 जा 27। तो और एक 0 है तो बैठा दीजिए। इसका मतलब है कि सन्ना का भाग कितना होगा? सन्ना का भाग हो जाएगा 90 रुपीज़। ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत है तो आप निश्चित है कमेंट करें। आपके सवालों को और आपके जिज्ञासों को जरूर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं और नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए दो सर्किल है मेरे पास। ठीक है, अब एक में 80 का फैक्टर गुणनखंड लिखना और एक में 110 का। अब बोल रहा है कि इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 10 जा 110, 10 8 जा 80। अब इसमें 10 इसमें भी कॉमन है और 10 इसमें भी कॉमन है और सबसे बड़ी संख्या यही है। 10 क्या हो रहा है कि दोनों में आ रहा है। 10 क्या हो रहा है? दोनों में आ रहा है। जब 10 दोनों में आ रहा है इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो 10 होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ लीजिए बात को। बोला 2 वृत्त है आपके पास, 2 वृत्त है, 2 वृत्त में एक 80 का फैक्टर होगा, एक 110 का फैक्टर होगा। वो दोनों फैक्टर में से जो गुणनखंड होगा उसमें से जो एक सबसे बड़ी संख्या होगी वो दोनों के बीच उभयनिष्ठ का काम करेगा, अर्थात दोनों में कॉमन होगा, वो उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए इससे इजी क्वेश्चन आप क्या उम्मीद करते हैं सीटेट में पूछेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस की आप जाइएगा सीधे डिलीवर कीजिएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिस छूट चुके हैं। आप नया चीज़ नहीं पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आपको पुराना चीज़ ही पूछा जा रहा है। सवाल में कह रहा है कि 2 7 6 5 7 8 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? देखिए 2 7 है, एक 7 जो होगा उसके आगे कितने अंक हैं? 4 अंक, तो 4 0 हो जाएगा। एक 7 है, एक 7 के आगे कितना अंक है? 1 अंक है। स्थानीय मान जिसका निकालना होता है उस अंक को लिख दीजिए और उसके आगे जितने भी अंक है उतने डिजिट 0 आप बैठा दीजिए। ठीक है, 0 में से गया तो 0, 0 में से 7 गया तो 3, ये 9, ये 6, 6 9 3 0 आंसर हो जाएगा। 6 9 2 2 4, सॉरी एक और 0 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, रुक जाइए, क्योंकि हम 3 ही 0 लिखे हैं। 7 के आगे 6 5 7 8 है, 4 0 है, 7 0 माइनस कीजिएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 9 9 3 0 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होती है? देखिए त्रिभुजीय आधार में प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या होती है? 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममितीय रेखाओं की संख्या समान होती है? देखिए समचतुर्भुज क्या होता है? और आयत क्या होता है?
समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। और रेक्टेंगल आयत का होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसमें सवाल पूछा है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो युग्म में सममितीय रेखाओं की संख्या समान होती है। सममितीय रेखाओं की संख्या समान होती है आयत और समचतुर्भुज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच दो कोनों का माप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 210 डिग्री और 150 डिग्री। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत है और उसके साथ 3 भुजा वाला एक वर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भार 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 750 ग्राम। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। अगर चौड़ाई x है तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, 6x। इस खेत की लंबाई 120 मीटर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सवाल बना के दे दिया है कि लंबाई अगर 120 मीटर है तो इस खेत का परिमाप क्या होगा। तो जब ये 120 मीटर है, इस चूँकि ये क्या है, किसकी 6 गुनी है, चौड़ाई की 6 गुनी है, तो 6 से भागा दीजिएगा तो इसका मतलब है ये चौड़ाई कितनी है, 20 गुनी है। 20 का 6 कीजिएगा, 6 गुना कीजिएगा, तब तो ये होगा, 6 टाइम कीजिएगा तो 120 आएगा। अब बोला परिमाप निकालने के लिए, तो जानते हैं कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, 120 प्लस 20 इंटू 2, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140 होगा, और 140 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 मीटर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक डाटा दिया हुआ है और डाटा को ध्यान से देखिए। किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है। ठीक है, दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। वस्तु की संख्या 350, 200, 300, 250, 120 और 150। अब सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। परिसर का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी क्या है, 350, और सबसे कम क्या आपको नज़र आ रहा है, 120। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा या उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, बस। तो सबसे बड़ी सीमा कितना है, कितना बिक्री हुआ है सबसे ज़्यादा, 350, और 120 घटा देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 230। ठीक है, अब डाटा एक बार देख लीजिएगा या डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत पूछ रहा है।
इसी पिछले क्वेश्चन को आंसर मैंने नहीं बताया, आंसर देख लीजिए। देखिए, जब एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितने नंबर आपने जोड़े हैं उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक पैटर्न दिया हुआ है, निम्न पैटर्न में से अगली 2 प्रविष्टियाँ लिखिए। देखिए इसमें कह क्या रहा है, 2 है, 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है। इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई है, तो 16 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 2 ऑप्शन में से। अब देखिए अब है क्या इसमें दिया हुआ, 32 तो मेरे पास आंसर आ गया 32। उसके बाद देखिए यहाँ होना चाहिए S के बाद T के बाद U V W S और 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान दीजिए, सवाल बनाइए और नंबर पाइए, इससे आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, सवाल है आपका, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन के चरितार्थ में करने में सहायता करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों में एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उसकी व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल किया। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चे को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर दिया 6.5 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है या कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है सही नहीं है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, अरुण समीकरणों को हल खोजने में बहुत अच्छा है पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का
समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना या घटाना, मुझे भाग करना है या गुना। इस प्रकार के प्रश्न को सुलझा लेते हैं तो उसे कहेंगे उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 54। सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं के संख्यापूर्ण अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है। वह समझाती है कि 2 में 1 निहित है, 3 में 1 और 2 निहित है, 4 में 1, 2, 3 निहित है और इसी तरह आगे भी। यह किस संख्यापूर्ण अवधारणा पर बल दे रही है? तो इसके कहेंगे हम पदानुक्रमिक समावेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमित के पास 12 टॉफियां हैं जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमित की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं? एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर 12 + 18 30 टॉफियां। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल के संकेतक से अधिक संबंध कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका 56वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ना ही कोई कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कुछ भी। ये क्वेश्चन पूछे गए। इस क्वेश्चन का आप आईडी देख सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन आईडी है, क्वेश्चन आईडी है और ये सीटेट 2023 का क्वेश्चन है, इस बार का नहीं, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में। अंतिम ऑनलाइन मोड का ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका राइट, हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ताओं को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित के सौंदर्य परक मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने निपुण भारत नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। देखिए, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको आप एप्रिसिएट कीजिए। जब आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसकी खिंचाई भी कीजिए। बिहार, आज एक डाटा आया है कि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो छात्र का मतलब बिहार के जो अबोध बच्चे हैं, जो कच्ची मिट्टी के घरे हैं, वो राष्ट्रीय औसत से जो पुस्तक पढ़ने का जो क्षमता होती है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं। इसके लिए उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को तहे दिल से धन्यवाद जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के बदौलत किसी भी राज्य का, अगर आपको राज्य को बदलना है, आपको समाज को बदलना है, आपको परिस्थितियां को अपने अनुकूल बनाना है, तो शिक्षक का ये पहला दायित्व है कि अपने बच्चों का मतलब है कि अपने विद्यालय में जहां आप 6 से 7 घंटा 8 घंटा बिता रहे हैं, अपने बच्चों को इतना परिपक्व बना दीजिए कि वो जिस भी रास्तों पर जाएं फिर उन्हें कभी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और अपने फैसले के लिए वो किसी दूसरों पर निर्भर कभी ना रहें। देखिए, एक सबसे बड़े जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं वो कौटिल्य माने जाते हैं। कौटिल्य ने एक स्लोगन कहा था जब उन्हें
मगध के जो नरेश थे उस समय में, धनानंद, उनको जब बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाला था, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, और शिक्षक वो होते हैं जिनके गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। तो एक शिक्षक चाहे तो चंद्रगुप्त, जिसे कोई भी नहीं जानता था, उसे विश्व विजेता बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता है। एक शिक्षक वो होते हैं जिन्होंने तक्षशिला से लेकर नालंदा तक में अपने ज्ञान और प्रकाश से इस तरह से ओतप्रोत किया था, जिसका आज हम लोग भी उदाहरण देखते हैं अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र पुस्तक वही जो चाणक्य अथवा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए शिक्षक कभी साधारण नहीं होते हैं। ये वस्तु स्थिति आज भी के संदर्भ में भी लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों को तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसा कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानक संदर्भित। आज का अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्योंकि आप जानते हैं कि BC को 30 क्वेश्चन के स्लाइड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं के में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? देखिए सवाल पर ध्यान दीजिए, सबसे कम उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। ठीक है, समझ गए? अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। इसके साथ ही ये आज के 30 क्वेश्चन थे। फिर आपको कल इसी तरह से CDP के किसी साल के पूछे गए क्वेश्चन के साथ मैं फिर आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है कि आप पूर्णतः वीडियो देखेंगे, नोट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट रखेंगे, स्क्रीनशॉट से अपने अपने नोट्स तैयार करेंगे। आप जितने अच्छे नोट ले सकते हैं, जितने अच्छे आप कर सकते हैं, उतना अच्छा करेंगे। एग्ज़ाम के समय में तैयारी करने के भरोसे न रहें, हो सकता है आपका लाइफ भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि जब आप शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर वो डिग्री का या वो प्रमाण पत्र आपके किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए आपका पहला और अंतिम दायित्व होना चाहिए, क्योंकि अभी सभी राज्य में सीटेट क्वालिफाइड छात्र ही किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। किसी बिहार जैसे राज्यों में आपने देख लिया होगा कि अब आपके सीटेट में कितने नंबर हैं वो माने नहीं रखता। आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए सीटेट क्वालिफाई करना। उसमें आपको महानता या कोई बहुत बड़ा कि 100-150 क्वेश्चन में आपको 140 नंबर आ गया, आपका नाम आ रहा है, उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप BPSC जैसे परीक्षाओं में जब आप सफलता अर्जित करते हैं एक शिक्षक के रूप में, तब जरूर आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो 140 नंबर लाकर आप कोई भी बधाई के पात्र नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको BPSC जैसे एग्जाम में बैठना होगा और वहाँ पे आपको महारत हासिल करनी चाहिए जहाँ से आपको रोजगार मिलेगा। सीटेट रोजगार परीक्षा नहीं है, यह एक पात्रता परीक्षा है। यह आपके उस द्वार को खोलता है जिस द्वार के खुलने के बाद आप किसी भी राज्य आधारित अथवा केंद्र के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार साबित होते हैं। अतः आपसे अंतिम बार या पहली बार समझिए या अंतिम बार समझिए, अनुरोध है कि आप सीटेट की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। एग्जाम के समय का इंतजार ना करें। जब आप शिक्षक प्रशिक्षक देखिए, कौन सीटेट की तैयारी कौन करेगा? हम क्यों करेंगे? आप क्यों करेंगे? ये सीटेट की तैयारी तो वही छात्र करेंगे ना जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं। ये तो पार्टिकुलर उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। तो जब आप शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, आप कहीं न प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय वर्ष में हो, जब आप उसमें जा चुके हैं तो आपको तो पास करना ही है, किसी भी हाल में एग्जाम देना है आपको। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने एग्जाम की सही रणनीति बनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करें, और उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और सबसे जब आप लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करने का मन करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा सार्थक दूं कि आपके लिए एग्जाम में काम में आए। मैं वही चीज़ का आपको नोट दूंगा, प्रोवाइड करूंगा जो हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दूंगा। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप मेरी वीडियो देखते रहिए और आप टॉप कर जाइएगा। जी नहीं, आप किसी का ही वीडियो देखे टॉप नहीं कीजिएगा। जब तक आप अपनी रणनीति नहीं बनाइएगा तब तक आप टॉप करने वाले नहीं हैं। किसी प्रकार के विवादों वाले जो चक्कर अभी चल रहे हैं, बीएड डीएड, इस सब में ना पड़ें। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। सरकार को जो करना है सरकार करेगी, मानिए सुप्रीम कोर्ट को जो करना है सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसमें हम जैसे आप जैसे छात्रों का कोई योगदान नहीं है और न ही हम लोगों को इस विवाद में पड़ना है। न किसी पर कमेंट करें, देखिए आगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।